हेलो, वेलकम टू वार्ता भारती। जैसा कि आपको पता है, हम बंगाल की अलग अलग सीट्स पर जाकर यहाँ के लोगों से जो चुनावी माहौल है उस पर चर्चा कर रहे हैं। कोलकाता में हम लोग हैं और कोलकाता के अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हमारा फोकस ये है कि हम लोगों से इस चुनावी माहौल में ये मालूम करें, ये जानने की कोशिश करें कि उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है और किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, जैसा कि यहाँ के लोग चाहते हैं। अभी हम जादवपुर यूनिवर्सिटी में हैं। आपने जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर सुना होगा अगर आप पॉलिटिकली अवेयर हैं तो। जादवपुर यूनिवर्सिटी कई बार मुद्दों में रही है। एक यूनिवर्सिटी का छात्रों का मुद्दों में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है और एक पॉलिटिकली बहुत नेसेसरी होता है, इसलिए क्योंकि छात्र जीवन जो है वो राजनीति से बहुत जुड़ाव रखता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ के छात्रों से हम बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस चुनावी माहौल में। एक बात कही जाती रही है और 34 साल लेफ़्ट ने यहाँ पे शासन किया है बंगाल में, यहाँ की सरकार में लेफ़्ट रहा है। आज स्थिति ये हो गई है कि लेफ़्ट अपने कुछ सीटों पे फाइट कर रहा है, सब पे नहीं, कुछ पे वहाँ भी फाइट कर रहा है। इस परिदृश्य का जो हुआ है, ये इसके होने के कारण क्या है, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जब लेफ़्ट की सरकार पहली बार बनी थी, किन मुद्दों पे बनी थी, उस वक्त यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था, उससे थोड़ा पहले का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था, थोड़े से ऐतिहासिक दृष्टि से भी। आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, आपका नाम क्या है? अनुष्टुप चक्रवर्ती। अनुष्टुप, इस पे आप थोड़ी सी चर्चा हम लोग करना चाहेंगे आपसे कि क्या इसका परिदृश्य। देखिए, लेफ़्ट जब सरकार में पहली बार आई तब 77 में लेफ़्ट फ्रंट की सरकार आई, लेकिन उससे भी पहले यूनाइटेड फ्रंट सरकार थी। 67 में पहली बार CPIM और कुछ अन्य वाम दलों का बांग्ला कांग्रेस बोल के एक पार्टी हुआ करता था, कांग्रेस से जो टूट के बाहर के निकल आई थी, उसके साथ यूनाइटेड फ्रंट में सरकार आई थी 67 में। तो वो पहला सरकार था जहाँ पे लेफ़्ट की भूमिका थी बंगाल में। अब लेफ़्ट की सरकार में आने का जो सिचुएशन था उससे पहले का, लेफ़्ट सरकार में बंगाल में आई थी खास करके दो मुद्दों को लेके। एक था फूड मूवमेंट, जो बांग्ला में हम खाद्य आंदोलन बोलते हैं, और एक था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की ज़मीन जो जोतेगा ज़मीन उसी की होगी। यहाँ पे ज़्यादातर ज़मीन जो था 90%, क्लोज टू 100% वो जोतदार ज़मींदार उसके मालिक हुआ करते थे। लेफ़्ट का आंदोलन था किसान सभा का, खास करके कि ज़मीन जो जोतेगा ज़मीन उसी की होगी, मतलब ज़मींदारों से ज़मीन छीन के किसानों को उसका हक दो, ज़मीनी हक दो। इन दो मुद्दों पर बेस करके लेफ़्ट सरकार में आई थी, ठीक है ना। अब उसके बाद का अगर हम बात करें, फॉलोइंग 77 लैंड रिफॉर्म हुआ, जिसके कारण लैंड रिफॉर्म वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लैंड रिफॉर्म के कारण वेस्ट बंगाल का पूरा जो इकोनॉमिक सिचुएशन था, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, ठीक है। और फूड मूवमेंट का जो बात था, मैंने कहा अभी, फूड मूवमेंट के तरफ जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, ऐसा सिचुएशन हुआ करता था कि लोग को खाना नहीं मिलता था उन लोगों को। साल भर फैमिन्स हुआ करते थे। और जो हमारा एग्रीकल्चरल जो सिचुएशन था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ प्राइमरीली एग्रीकल्चरल स्टेट, वेस्ट बंगाल डिडंट हैव फूड सफिशिएंसी, इट वाज नॉट एनफ, इट डिडंट हैव सफिशिएंट फूड फॉर इटसेल्फ। तो ये सब बदल गया लेफ़्ट आने के बाद। पंचायत राज आ गया फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया में। पंचायत के थ्रू जो गांव में जो आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो बदल गया। पॉलिटिकल पावर ज़मींदारों से हाथ से होते हुए आप किसान के पास आ रहा है, खेतिया मजदूर के पास आ रहा है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर वेस्ट बंगाल आज जिन चीज़ों पे खड़ा है, उसके लिए लेफ़्ट जिम्मेदार तो है ही। अब पॉजिटिव की नेगेटिव ये तो ऑब्वियसली ओपन टू डिबेट है, लेकिन जो आज का सिचुएशन है वो स्पेशली रूरल बंगाल का, इसके लिए जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ये तो लेफ़्ट ही लाया है, ये तो मानना ही पड़ेगा किसी को। लेकिन क्या ऐसा हुआ इस दौरान कि आज लेफ़्ट अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? ये कहा जा सकता है कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। क्या कारण थे इसके होने के, क्या कारण कहे जाते हैं, उसकी क्या जवाब है? देखिए, पहले तो जो मैं मानूंगा कि पहले जो 20-25 साल था लेफ़्ट की सरकार के यहाँ पे, लोग बहुत खुश थे, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। वो चुनाव में भी वो दिखते थे, मतलब चुनाव में भी दिखाई देता था कि जो परसेंटेज से लेफ़्ट की सरकार आती थी, लगातार साल 51-52% वोट मिलते रहे थे। तो ये तो ऐसे ही नहीं हुआ ना, लोग खुश थे। लैंड रिफॉर्म के चलते जो टोटल जो किसान पॉपुलेशन था, वेस्ट बंगाल का ज़्यादातर पॉपुलेशन तो किसान है, वो जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो
इसके कारण जो हुआ कि लैंड रिफॉर्म के कारण उनका पूरा सपोर्ट लेफ़्ट की तरफ चला गया और जिसके कारण लेफ़्ट साल भर साल इलेक्शन जीतता ही रहा, ठीक है। लेकिन वो 20-25 साल के बाद, स्पेशली जब ये नया मिलेनियम शुरू हुआ 2000 से, कहीं पर लेफ़्ट फ्रंट का जो क्या कहे क्लास कैरेक्टर है पार्टी का, वो थोड़ा सा शायद चेंज हो गया। पहले जो हुआ करता था लेफ़्ट किसानों का, मज़दूरों का, खेतियाई मज़दूर का पार्टी हुआ करता था। 2000 फॉलोइंग अगर हम देखें, जब से ज्योति बासु ने छोड़ दिया, रिटायर किया, हम लोग इट कैन बी सीन कि लेफ़्ट का जो क्लास कैरेक्टर है पार्टी का, वो ज़्यादा मिडिल क्लास की तरफ जा रहा है। मिडिल क्लास के तरफ जब जाना शुरू किया, तब नेचुरली मिडिल क्लास का क्या होता है, क्लास सेंसिबिलिटीज़ यही डिक्टेट करता है कि वो किसान, खेतियाई मज़दूर या फिर मज़दूर के मुद्दों को लेके उतना ज़्यादा अवेयर नहीं होंगे, और यही रिफ्लेक्टेड होने लगा सरकार जैसे चल रही थी उस पर। ये एक बड़ा कारण था। और क्योंकि सरकार ऐसे चल रही थी कि जैसे कि आप सिंगूर का बात ले लें, ठीक है, इंडस्ट्री ज़रूरी था वहाँ पे। जो चीफ मिनिस्टर थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन्होंने कहा भी था कि हम प्राइमरीली एग्रीकल्चरल थे पहले, लेकिन अब इंडस्ट्री में हमको शिफ्ट होना ही है। ये बात थी, इंडस्ट्री ज़रूरी थी, लेकिन इंडस्ट्री करते हुए जो प्रोसेस से गुज़रना पड़ा लैंड एक्विजिशन के बारे में, वहाँ पर आके पहली बार दिखा कि लेफ़्ट फ्रंट के साथ बंगाल के किसानों का जो मतलब रिश्ता था, मतलब ये कहा जाता था कि लेफ़्ट फ्रंट पल्स पहचानता है बंगाल के किसानों का, वो स्नैप हो गया था 2006-7 इस टाइम के दौरान। वो स्नैप ये था कि लेफ्ट का जो एक जहन था वो मिडिल क्लास की तरफ ज़्यादा बढ़ा था। क्लास कैरेक्टर पार्टी लेफ्ट का एक जो नारा रहा है, मजदूर, किसान और ज़मीन पर आधारित, मतलब वो सिर्फ शहरों में ठंडे ऑफिस में बोले जाते थे उस दौरान। पे मैं इनका वर्णन ले लेता हूँ। इन्होंने कहा कि इसका एक कारण जो बताया जाता है, मिडिल क्लास की तरफ लेफ़्ट का रुझान या किसानों से और मजदूरों से, ज़मीन से लेफ़्ट का जो आधार है उससे थोड़ा सा खिसक गया था लेफ़्ट। क्या आप मानते हैं इसको? और ये अगर हुआ था तो किस तरह से, क्या रीजंस थे इसके होने के? क्या कुछ लोग इसके लिए दोषी थे, या एक वैचारिक पार्टी जब है तो वैचारिक पार्टी की विचारधारा में इस तरह से सेंध लग गई? उस सेंध लगने के कारण आपको क्या लगता है? देखिए, इसके पहले बहुत सारे कारण हैं। देखिए, जब 1991 में जब लिबरलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, तो मतलब पार्टी पर बहुत ज़बरदस्त दबाव आ रहा है, क्योंकि तब सेंटर जो है और जो स्टेट है लगातार हो रहा है। क्योंकि आप समझिए, एक तरीके से जब वहाँ पर आप सेंटर में फ्री इकोनॉमी चल रहा था, आप बंगाल को आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होने लगा तो आपकी सरकार गिर सकती है, ठीक है। तो एक बार मैंने जैसे बोला कि हमेशा सीपीएम जो है या जो लेफ्ट फ्रंट का जो सरकार था, उसकी पकड़ जो जैसे उन्होंने रूरल बंगाल में थे, कभी भी राजनीति लेफ्ट के दौरान कलकत्ता से नहीं चलता था, ठीक है। और अब ये देखेंगे कि और जो वोट शेयर होता, जो वोट बैंक था, वो भी रूरल था, अर्बन में कभी मजबूत था ही नहीं सीपीएम कभी, ठीक है। तो अब जब धीरे धीरे इस तरह की स्थिति हो रही है, सबसे देखिए उसका मतलब लेफ्ट फ्रंट का एडवांटेज जो सबसे बड़ा कहने के उन्होंने ऑपरेशन जो बरगा किया था, सबको ज़मीन किए थे। बट जब सिंधु और नंदीग्राम हो रहा है तो कहीं ना कहीं अब उन्हीं ज़मीन को तो आपको लेके इंडस्ट्री देना पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं होगा। तो किसानों के बीच में ये बड़ा आक्रोश हुआ कि जो पहले एक एडवांटेज था ज़मीन, जिसके दम पर लेफ्ट टिका हुआ था, वही अब लिया जा रहा है। और वहाँ पर और भी मुद्दे आ गए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कंपेंसेट ठीक से नहीं किया जा रहा, रीलोकेशन पॉलिसी ठीक नहीं था, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी मतलब कहा गया कि पार्टी में एरोगेंस था काफ़ी ज़्यादा, नेगोशिएशन की स्थिति में नहीं आए थे। तो रीज़न काफ़ी सारे थे, सिर्फ पार्टी की गलती ऐसे नहीं था, समाज का, तब राष्ट्र का भी चरित्र बदल रहा है जब लिबरलाइज इकोनॉमी हो रहा है, तरह तरह की चीज़ें। उसके बाद एक और जो कारण जो मुझे लगता है कि जो पार्टी का जो वोट बैंक है धीरे धीरे खिसकता चला गया। कैसे? जैसा आप जब आप बोल रहे थे कि वहाँ पर मुस्लिम जो हुआ था, अब देखिए 2005 में जब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आता है तो वेस्ट बंगाल सरकार को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगता है, क्योंकि उससे पहले तो बंगाल में कौन मुस्लिम कौन हिंदू किसी को उतना वो कॉन्शियस नहीं था। सब एक पार्टी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था कि पार्टी के प्रति आपकी लॉयल्टी शुरू होती है, वही है। हाँ हाँ, तो पार्टी लॉयल्टी, पार्टी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब अब पार्टी से अब शुरू होते हैं, पार्टी से ख़त्म होते हैं। बट जब 2005 में जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आता है, तो ये जो ममता बनर्जी है और ये जो बाकी जो नक्सल संगठन है, ये कहीं ना कहीं ये मुसलमान और ये जो दलित का जो पिछड़ापन जो है, इसी को मुद्दा बहुत एक तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते बुद्धदेव भट्टाचार्य, वो बहुत जल्दीबाजी में मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्कॉलरशिप बहुत कुछ लेके आते हैं। लेकिन सीपीएम का जो डिक्लाइन हुआ था वो 1991 से शुरू हो गया था, ठीक है, जब लिबरलाइज्ड इकोनॉमी हो रहा है। लेकिन संगठन
संगठन इतना मजबूत था कि उसको उखाड़ने में 20 साल लग गए। तो ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें कि अपॉर्चुनिस्ट लोगों का पार्टी में जगह होना, ठीक है, वोट बैंक जहाँ से पहले गाँव से राजनीति थी अब कलकत्ता में शिफ्ट हो रहा है, चीज़ों को ठीक से। और सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ये कोशिश की है हर बार कि बीजेपी आ जाए, लेकिन लेफ़्ट को इसलिए नहीं आने देंगे क्योंकि लेफ़्ट को अगर दोबारा से उसी तरह से यहाँ के लोगों ने पहचान लिया जिस तरह से वो पहले फॉलो करते आए थे। जी, पहला मोटिव ये था कि ममता बनर्जी कभी सोचे ही नहीं कि बीजेपी इतना बड़ा ताकत बन पाएगी बंगाल में कि उसको उखाड़ के फेंक दे। पहला उसने सोचा कि बढ़ भी जाए ऑर्गेनाइजेशन उनका तो नीतीश कुमार का जैसा सेटिंग करके चला लेंगे अलायंस में आके। ऐसा हुआ नहीं। अब एक मतलब बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान से जवाब देंगे आप उसका कि बीजेपी से और टीएमसी से दोनों को अगर सामने रख दिया जाए, आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा सही है? आपकी बात के बाद बोल रहा हूँ मैं, आपकी बात के दौरान जो मैंने फील किया है उसके बाद ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि बीजेपी को भी आप कम्युनल बता रहे हैं उस तरह से जैसे इनसे बात हुई थी, टीएमसी को भी, दोनों में से ज़्यादा सही कौन था? देखिए, हम शहर में यहाँ पे बैठ के सेफ कैंपस स्पेस में बैठ के बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि कौन कम्युनल है कौन नहीं है। अब रूरल बंगाल में जाएंगे ना, टॉर्चर इतना ज़्यादा है कि लोग सर्वाइवल का बारे में पहले सोचते हैं, कम्युनल कौन है कम्युनल नहीं है नहीं सोचता है। मैं हमारे सीपीएम के कर्मी को जिंदा चला गया था, ये कितनी खता आपके साथ टीएमसी के लोगों ने कैनिंग यहाँ से आप 35 किलोमीटर दूर है, जिंदा चला गया था, जिंदा जला दिया। कुछ ही दिन पहले जब जॉब मांगने गए थे तो टीएमसी की गवर्नमेंट जो पुलिस ब्रुटलिटी दिखाई और हमारे एक कॉमरेड को उसी रैली में मार दिया गया, हत्या किया गया, ठीक है। तो इसीलिए बीजेपी ज़्यादा लीथल है या टीएमसी ज़्यादा खतरनाक है, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि ये दोनों ही हमारी जो प्रॉब्लम्स है कि जॉब की प्रॉब्लम्स या फिर जो किसानों की जो डिमांड्स है, इन लोगों को एड्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन अपनी जो पॉकेट है, अपनी जो संपत्ति है, ये उन लोगों की बढ़ रहा है, हर बार बढ़ रहा है इन लोगों की, और हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। और वायलेंस के मामले में वायलेंस के जब तक बात करें, केरला में इसकी सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो वहाँ से वायलेंस की कई खबरें आती हैं कि एसएफआई के कार्यकर्ता जो हैं दूसरे संगठनों को मारते हैं या देखिए, डेथ का भी मैं इश्यूज आपको एक बात बता दूं, पहले बंगाल की बात बता दूं, टीएमसी और बीजेपी में फ़र्क क्यों नहीं है, क्योंकि अब बीजेपी जो पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करती है उसको अगर हराना चाहते हैं तो आपको लाइवलीहुड इश्यूज़ में पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। टीएमसी ये नहीं करती है। ममता बनर्जी आज जाके चंडी पाठ कर रही है मंच पे उठ के, क्यों? सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं काउंटर कर पाएंगे आप। केजरीवाल ने कोशिश किया ना दिल्ली में सॉफ्ट हिंदुत्व, बीजेपी के फंदे में फंस गया, वो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भी सेम ही होगा, ठीक है। और एक और बात है कि टीएमसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, टीएमसी की ओनली आइडियोलॉजी है कि लेफ़्ट को हराना है। जैसे भी लेफ़्ट तो हार गया, अब क्या? अब पैसों के लिए बीजेपी जाएगी, कांग्रेस जाएगी, सब हर जगह जाएगी, वो लोग हर जगह जाएंगे, कुछ फर्क नहीं है। जादवपुर का कैंडिडेट है ना यहाँ पर, ये आरएसएस का मेंबर है, और अब समझ सकते आरएसएस के मेंबर को टीएमसी से टिकट मिल रहा है, क्या बोल रहे हैं? टीएमसी के जो उम्मीदवार है वो पहले आरएसएस करता था, अब टीएमसी में ज्वाइन कर लिया है, और जो टीएमसी में था वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। तो ये वो आप कार्ड की गेम खेले हैं, कार्ड गेम में शफल होता है ना, एक वो कार्ड, वैसे नेता शफल हो रहा है इस टीएमसी और बीजेपी में। और आप केरल जो बात कही जाती है, केरला का आंसर लेंगे आप? केरला में वायलेंस का, केरला का वायलेंस के बारे में आपको बता दूं, आप लोग बोलते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ पे भी होती है वायलेंस होती है। क्यों होती है वायलेंस इसलिए होती है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है मज़दूरों का पार्टी है, किसानों का पार्टी है। ये लोग जब पॉलिटिकल पावर छीन लेते हैं अमीर से, अमीर उन पे हमला करता है। किसानों का हक नहीं है क्या सेल्फ डिफेंस करने का? ठीक है, हक है, बंगाल में भी होता था। कांग्रेस से सब जब सत्ता छीन लिया कम्युनिस्ट पार्टी ने, उसके बाद भी 80s 90s थ्रू आउट दिस पीरियड कांग्रेस हमला करता रहा। सेल्फ डिफेंस में होता है, क्लास स्ट्रगल है, होना ही है। एक आसानी सी बात है कि आप हमें बंदूक दिखा रहे हो, आप हमें लाठी दिखा रहे हो, गोलियां चल रहे हो, हम आपको मिठाई थोड़ी खिलाएंगे, हम तो कुछ करेंगे ना, हमें भी तो बचना है। और सेल्फ डिफेंस का अधिकार और सेल्फ डिफेंस का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है आपका, ठीक है। तो मैं अपनी वो जो आपकी बात करके हम लोग खत्म करके जाएंगे, वो जो आपने बोला वो जो लास्ट में क्यों गिर गया, एक और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कारण था वो था जो हमारे जो रूरल कर्मी है उस पर हम लोगों ने कंट्रोल खो दिया, ठीक है। 2006 के बाद से ऐसी स्थिति, मतलब ये 2000 से शुरू हो गया कि हमारे जो रूरल जो हमारे एक्टिविस्ट हैं उन पर पार्टी का लीडरशिप का कंट्रोल नहीं, वो लोग एक तरीके से पैरेलल सरकार चला रहे अपनी, ठीक है। एक जो हमारा जो एक हायरार्की
किया उसका ब्रेकअप शुरू हो गया। तो ये रीज़न थे क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हुई थी। और उसके बाद से जब ये बाकी जो पार्टीज जो ये नक्सल वगैरह जो घुस रहे तो ये सारी चीज़ें बता दो इस मुद्दे पे कि आप मेरे उस बात के साथ जोड़ दीजिएगा। आखिरी सवाल है, आप रूरल एरियाज़ की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। वहाँ आप ये कह रहे हैं कि एक वक्त था जब वहीं से सरकारें, अभी भी वहीं से सरकारें बनती हैं, वहीं के लोग डिसाइड करते हैं किसकी सरकार बनेगी। जिस चर्चा को हम जादवपुर यूनिवर्सिटी में बैठ कर रहे हैं, क्या वही चर्चा रूरल एरियाज़ में भी है? देखिए मैं आपको TMC का यही चरित्र क्या वहाँ पे इसी एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे सेफ कैंपस स्पेस में बैठ के बहुत लोग बोलते हैं कि नो वोट टू बीजेपी। आप गांव में जाके बोलिए नो वोट टू बीजेपी, ये लाइन अब जब इस्तेमाल करेंगे ना आप, बीजेपी का वोट बढ़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के जो कह रहे हैं वो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हम पहुँच नहीं पा रहे उस तबके के लोगों के पास। जब पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसमें आप ये कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बात कर रहे हैं ना कि ये सीपीआईएम नहीं पहुँच पा रही है? सिर्फ सीपीआईएम की नहीं, सीपीआईएम के वर्कर्स पूरे नहीं पहुँच पा लेफ्ट रहे हैं। मूवमेंट की। अच्छा, पूरा लेफ्ट मूवमेंट वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। जी एक बात है कि अब हम गांव-गांव जा रहे हैं, हमारे जो पार्टी हैं, मतलब हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो लेफ्ट हैं, लेकिन वो गरीबों की बात करते हैं, लेकिन उसकी जो मूवमेंट्स है, उसकी जो कैंपेन्स है, वो बस कुछ एलिटिस्ट यूनिवर्सिटी, कुछ अर्बन एरिया में अटके हुए हैं। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अब गांव-गांव जा रही है। मैं कुछ ही दिन पहले नंदीग्राम से घूम आया एक काम से, ठीक है। वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे कॉमरेड्स गांव-गांव जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनकी जो मुद्दे हैं, उनकी जो डिमांड्स है उसको लेकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आपने जो पूछा था ना कि लेफ्ट क्यों सरकार से गिरी, इसके पीछे हाँ हमारी गलती तो है और हमें वो सुधारनी चाहिए, हम वो सुधर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक साजिश था। हाँ, वहाँ पर जो TMC है, जो RSS है, जो मतलब कहते हैं कि हम माओइस्ट है, या वो जो माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो बहुत सारी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब एक साथ मिल चुके थे क्योंकि बंगाल से लेफ़्ट को हटाना था। क्योंकि लेफ़्ट एक ऐसी जगह पे पहुंच रही थी धीरे धीरे कि बंगाल की जो लोग हैं वो लेफ़्ट को भरोसा करने लगी थी, और लेफ़्ट की ऑर्गेनाइजेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना इस देश की जो कैपिटलिस्ट है वो लोग पीछे पड़ जाएंगे ना। इसीलिए बंगाल से लेफ़्ट को हटाना था, और लेफ़्ट को हटाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। TMC, बीजेपी और माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये साजिश बनाई। आखिरी सवाल आप तीनों से ही मेरा ये है, और बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब दीजिएगा। आपको भी देरी हो रही है, मेरे को भी देरी हो रही है, कि कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग अब कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ी अवेयर हो गई और गाँव में जा रही हैं, रूरल एरियाज़ में जा रही हैं और लोगों से मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि अब सिर्फ वोट में सेंध लगाने के अलावा आप कुछ कर पाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टीज़ कुछ कर पाएंगी? देखिए बहुत देर हो गई, यही बात नहीं है। हम जो चीज़ हम फॉर्मेशन से लेके 2000 साल तक कर पाए थे, वो चीज़ अब दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में कहीं इस बार दोहरा पाएंगे आप? इस बार देखिए वोट में क्या होगा यह तो हम बैठ के नहीं बता सकते, लेकिन वो नंदीग्राम के बात कर रहा था ना, नंदीग्राम में आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है, मैं बता दूँ आपको, ठीक है। जो ऑल इंडिया मीडिया सोच रहा है ना जो जीतेगी वाला है कि सेंध लगेगा वोट में और बीजेपी आ जाएगी, ऐसा नहीं। देखिए जैसे CPIM का जो कैंडिडेट है वहाँ पे मीनाक्षी मुखर्जी, अब देख रहे हैं ना वो कैसे घर घर में जा रही है, और 2 कैंडिडेट जो है हेलीकॉप्टर में आ रही है, घर घर जा रही है, इशू को लेकर बात कर रही है। क्या इस दौर में ये चीज़ मायने रखती है लोगों के लिए? ऑब्वियसली अब जो चीज़ आप डेली यूज़ का चीज़ है, आपका आलू है, प्राइस कितना है, तेल का प्राइस कितना है, गैस का प्राइस कितना है, पेट में लात पड़ रही है जनाब। अब धर्म बैकडोर में जाएगी, अब यही फोर फ्रंट में आएगी, लाइवलीहुड इशू फोर फ्रंट में आएगी। लाने का जिम्मेदारी कम्युनिस्ट पार्टी की है, वो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, निभाएंगे। ठीक है, ओके। बाकी लोगों का फैसला। तो ये हमारी बात हो रही थी यहाँ स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई। देखते रहिए इसी तरह वार्ता और हमारी रिपोर्ट्स उन लोगों तक पहुँचाइए। शुक्रिया।